हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अभी तक हमने पॉलिटी की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज जो है पॉलिटी की तीसरी पार्ट है। ठीक है, तो आप सभी बने रहें। आज की क्लास ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने कल बताया था कि कल मुझे थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैंने 20 से 22 मिनट की क्लास ली है और आज जो है कल का भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आज लंबी हो जाएगी, नियर अबाउट कम से कम आप सभी को बता दें कि 40 से 50 मिनट की वीडियो होने वाली है। लेकिन आप सभी को इसमें पूरा संविधान का इतना ज़्यादा प्रश्न मिल जाएगा कि आपको इतना एक साथ मिलने की कहीं पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप सभी वीडियो को पूरा देखना और इसके बाद देखना, इसमें आपको हर एक पॉइंट पर एक प्रश्न मिलने वाला है। बस 5 मिनट बाद आपके सारे प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़, वीडियो को बहुत मेहनत लगी है, कल से लिख रहे हैं और आज पूरा दिन लिखा है। ठीक है, तो आज देखेंगे कि आपको सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न मिलने वाला है और जो कि आने वाले एग्जाम आपका RO और UPPSC जैसे एग्जामों के लिए या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जो है पॉलिटी की क्लास मैं 15 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। अगर उससे थोड़ा सा अगर मैं और मेहनत करूंगा तो आई होप मैं जो है 12 से 12 और क्लास में सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। तो बस हमारे साथ आप सभी बने रहें और कमेंट अच्छे अच्छे किया करें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आप सभी को ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हर सब्जेक्ट के देता रहूं। तो यूपी स्पेशल मैंने कंप्लीट कर लिया है और हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का तीसरा पार्ट। तो चलिए थोड़ा सा पीछे रिवीजन करते हैं कि क्या अभी तक हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट, हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? तो पहले पार्ट में पढ़ा था संविधान से संबंधित कि संविधान का विकास कैसे करना है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान की विशेषताएं। तो इनमें से आज जो है हम सिर्फ एक पार्ट छोड़ेंगे, यानी कि संविधान की विशेषताएं। ये हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बाकी सारे के सारा टॉपिक यानी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इन सभी के बारे में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल की वीडियो में सिर्फ हमने पढ़ा था थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने सब कुछ अच्छे से क्लियर किया है। पिट्स का इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम और 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? तो 1853 का राजलेख। तो यहाँ पर हमने कल की वीडियो जो है टोटल शायद 22 मिनट की वीडियो रही होगी। ये कंप्लीट करने के बाद मैं अपने काम से बाहर चला गया था, लेकिन वहाँ से आने के बाद जो है मैं तब से रात से लेकर और दिन में भी लिखा और उसके बाद 2 क्लासेज भी दी और आज ये तीसरा पार्ट है, मतलब हाँ तीसरा पार्ट है और तीसरा क्लास भी है आज दिन का। तो चलिए शुरू करते हैं। 1858 का चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या किया जाता है? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत का शासन लेकर किसे सौंप दिया जाता है? तो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, यानी ब्रिटिश क्राउन कहिए या फिर कहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस समय जो है जब ब्रिटिश क्राउन को, मतलब जब भारत में 1858 का चार्टर एक्ट लागू किया गया था, तो उस समय जो है इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया सेकेंड। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है किसका शासन था? क्वीन विक्टोरिया सेकेंड का शासन था। नेक्स्ट है कि जो है भारत में जो है जो गवर्नर जनरल का नाम रखा गया था, कब रखा गया था? तो इनका नाम रखा गया था, गवर्नर जनरल का नाम 1833 में। ठीक है, तो गवर्नर का नाम 1833 में क्या रख दिया जाता है? गवर्नर जनरल। और वही गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उसे वायसराय कर दिया जाता है। कब? तो 1858 में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उसे वायसराय कर दिया जाता है। तो आपको सब पता है कि वायसराय का अर्थ क्या हो जाता था? तो वायसराय का अर्थ हो जाता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, यानी क्राउन का प्रतिनिधि। तो अब जो है गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया जाता है और इसे जो है क्या बना दिया जाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतिनिधि। यानी कि जो है अब भारत में जो भी शासन लागू किया जाएगा उस पर सिग्नेचर कौन करने वाला है? वायसराय करने वाला है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लेती है। अब भारत पर जो है पूर्ण रूप से किसका शासन लागू हो जाता है? तो ब्रिटिश क्राउन का। इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन जाता है कि प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय कौन थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये 2 क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग, वही भारत का प्रथम वायसराय भी बना था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? कैनिंग ने इस चार्टर एक्ट को, यानी कि 1858 का चार्टर एक्ट 1 नवंबर 2018 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। जो महारानी के द्वारा घोषणा पत्र 1858 का चार्टर एक्ट भारत के लिए लागू किया गया था, उसे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के किस पार्क में? तो उस समय पर उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, लेकिन वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या रख दिया गया है?
तो चंद्रशेखर आज़ाद उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो उसी पार्क में जो है कैनिंग ने 1858 के चार्टर एक्ट को पढ़ा था। और कब पढ़ा था? तो 1 नवंबर 1858 को। स्टूडेंट, आप सभी को एक बात बता दें कि मैंने जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। बस थोड़ा सा क्या है ना कि वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में तो कुछ शब्द इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप जो है अगर बोलने में कुछ गलत हो जाए तो उस पर ज़्यादा गौर ना करें, क्योंकि जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं काफ़ी तेज़ अगर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ गलत हो जाता है। इसलिए मैंने लिखते टाइम सब कुछ मतलब एकदम ध्यान में रखते हैं कि कहीं कोई गलत ना हो, क्योंकि किसी के फ्यूचर का सवाल है। इसलिए जो लिखता हूँ बिल्कुल सही लिखता हूँ। ठीक है, तो इस चार्टर में भारत सचिव का पद बनाया गया, जिस पर ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य नियुक्त हो सकता था। तो इस चार्टर एक्ट में ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1858 के चार्टर एक्ट में कौन सा नया पद बनाया गया था? तो भारत सचिव बनाया गया था। ठीक है, और इसमें जो है भारत सचिव में जो है कौन सा व्यक्ति नियुक्त हो सकता था? तो ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य होता था वो भारत के सचिव पद पर नियुक्त हो सकता था। ठीक है, और क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब खत्म कर दिया गया था? तो 1858 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद क्या होता है? और इसके सारे अधिकार यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे अधिकार किसे दे दिया जाता है? तो यह भारत सचिव को दे दिया जाता है, जो कहाँ का मतलब किस पद से नियुक्त होता था? तो यह ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य होता था, मतलब सदस्य के माध्यम से जो है भारत सचिव नियुक्त होता था। इसे ही जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सारा वर्क दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि जो है भारत सचिव की सहायता करने के लिए कितने भारतीय परिषद का गठन किया गया था? तो 15 किया गया था। इसके बाद क्या होता है? भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे कि भारतीय सेना का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके तहत जो है पील आयोग बनाया गया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पील आयोग किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारतीय सेना के पुनर्गठन से। ठीक है, इस पील आयोग में क्या कहा गया है? तो इस पील आयोग में भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया था? तो 2:1, यानी कि 2 भारतीय सैनिक पर 1 यूरोपीय सैनिक रखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है सारे यानी कि सारे जो भारत में सभी जगह पर यह लागू नहीं था नियम, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पील आयोग के तहत जो है भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच जो है कितना अनुपात रखा गया था? तो 2:1 का अनुपात रखा गया था। तो अब हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इसमें जो है क्या होता है? सर्वप्रथम भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दी गई। तो सबसे पहले भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी कब दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। ठीक है, वायसराय की परिषद की सदस्य संख्या जो है 6 से बढ़ाकर 12 कब कर दी गई थी? तो बिल्कुल हर एक पॉइंट पर आपको एक प्रश्न मिलेगा। मैं बोल रहा हूं और खुद अपने माइंड में ये सोचना कि किस तरह से और प्रश्न बन सकता है। तो वायसराय की परिषद की सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। और इसे कैसे पूछ सकता है? तो वायसराय की परिषद की सदस्य संख्या 6 से बढ़ाकर 12 किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसमें जो है 6 से जब 12 कर दी गई तो इसमें आधे सदस्य कौन थे? तो इसमें आधे सदस्य भारतीय थे, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? आधे गैर सरकारी व्यक्ति थे, क्योंकि इस समय जो है हम ब्रिटिश क्राउन के जो है अंतर्गत आते थे, तो हमको जो है क्या माना जाता था? तो हमें सरकारी व्यक्ति नहीं माना जाता था। ठीक है, तो भारतीयों को सरकारी नहीं माना जाता था, तो इसलिए इसे आधे सदस्य भारतीय कह सकते हैं, या फिर इसे गैर सरकारी सदस्य भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, तो ये प्रश्न अभी आपको आगे मिलेगा, लेकिन हम पढ़ देते हैं यहीं पर। पहला भारतीय सदस्य जो वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बना, ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन ये जो है इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको गलत कर दे रहा हूँ, पीडीएफ में भी आपको ये गलत ही मिलेगा। ठीक है, तो इसे छोड़ देते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं कि इसी अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के? तो एक बार फिर से देख ले, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई।
ठीक है, तो फिर सोचेंगे कैसे प्रश्न बनेगा। तो इस अधिनियम किस अधिनियम के तहत जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है? तो पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। इसमें जो है प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, वो भी बार बार नहीं पूछ सकते हैं, एक बार प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर दोबारा पूछेंगे तो एक झापड़ मारते थे अंग्रेज। ठीक है, मजाक कर रहे थे वैसे सिर्फ, लेकिन ये सच है कि पूछने का सिर्फ एक ही बार अधिकार था, चाहे जो प्रश्न पूछे लेकिन एक बार। सेकंड क्या है? प्रथम बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। तो प्रथम बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम में हुआ था? तो 1892 के अधिनियम में। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1909, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909। तो इसके तहत जो है महत्वपूर्ण क्या कार्य किया गया था ये देखते हैं। अब यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। इसे जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। आपको पता है कि जो है जब भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है जब क्राउन ने अपने हाथों में शासन लिया था, तो उस समय जो है भारत सचिव का भी पद बनाया गया था और वायसराय का भी पद बनाया गया था। तो इसमें जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म में जो है मार्ले क्या थे? भारत के सचिव थे, और जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। कब? 1909 में। इसमें क्या होता है? इसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। इसमें जो है पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। किसके लिए? तो मुसलमानों के लिए। तो क्वेश्चन किस तरह बन सकता है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है पहली बार निर्वाचक मंडल का गठन कब किया गया था? तो 1909 में। और किसके लिए किया गया था? तो मुस्लिमों के लिए किया गया था। यानी कि इसका क्या मतलब हो जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों के अंतर्गत कोई अगर मुसलमान खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसे जो है वोट कौन करेगा? सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। आपको पता है कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। किसके तहत मतलब किस आधार पर किया जाता है? तो आपको पता है कि जो आपका पूर्वी जो मान लीजिए बंगाल का क्षेत्र है, तो इसमें जो है बंगाल को जो है 1905 में दो भागों में बांट देते हैं। एक तो आपका जो पूर्वी बंगाल था और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, और बंगाल का विभाजन कब करते हैं? तो 1905 में। और कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करते हैं। तो जो पूर्वी बंगाल था यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, और जो पश्चिमी था यहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो इसी क्षेत्र में जो है अंग्रेज इतने चालाक थे जो है कि भारतीयों को मतलब एक नहीं होने दे रहे थे, तो इसलिए जो है बंगाल विभाजन भी कर देते थे। तो कुछ समय जो है बंगाल विभाजन करके जो है अपनी सत्ता को आगे तक बढ़ा के ले गए। फिर सोचे कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, फिर क्या करते हैं? तो मुस्लिमों को जो है क्या दे देते हैं? पृथक निर्वाचक दे देते हैं। तो भी जो है क्या हो जाता है कि इस भी क्षेत्र में हिंदू थे लेकिन बहुत कम थे, तो उनको अधिकार ये नहीं था कि वो मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, क्योंकि इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि अगर मुस्लिम शासक जो है मतलब पूर्वी बंगाल में अगर चुनाव लड़ता है तो उसे मुस्लिम ही वोट देंगे। तो ये भारतीयों को लगा कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर आपस में क्या किए? हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा दिए। ठीक है, तो ये अंग्रेज थे, ये बहुत ही चालाक थे, ये अभी भी चालाक हैं। ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन कब किया गया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1909 के तहत। और उस समय पूछे कि भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे? मिंटो। और भारत सचिव कौन थे? तो मार्ले थे। तो स्टूडेंट आप खुद से जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे कि किस तरह से कितना प्रश्न बन सकता है और मैं बताऊंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम हमारे साथ स्पेंड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आज थोड़ी चाय पानी पी के बैठिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है और आप सभी को आज बहुत सारे कंटेंट भी मिलने वाले हैं। इतना शायद ही कोई अपनी वीडियो में दिया होगा। ठीक है, तो पहली बार भारतीय परिषद यानी कि जिसे इंडियन काउंसिल तथा वायसराय परिषद काउंसिल ऑफ वायसराय, सॉरी एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, फिर से देखते हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद में जो है सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 किस अधिनियम में कर दी गई थी? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पहली बार भारतीय परिषद तथा वायसराय परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया गया। तो पहली बार भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल तथा वायसराय परिषद यानी काउंसिल ऑफ वायसराय में भारतीयों को शामिल किया गया था किस अधिनियम में, तो 1909 के अधिनियम में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो मैंने यहाँ पे आपको गलत करके दिखाया था कि यहाँ पर नहीं है, वो आगे आने वाला है, तो ये प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल यानी कि भारतीय परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यह थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये दो व्यक्ति जो है शामिल हुए थे भारतीय परिषद में। और इसके बाद वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यह थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा, ठीक है। तो याद आप रखेंगे, वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जबकि भारतीय परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। और यह पूछा जाता है कि जो ये अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1909, यह किस अधिनियम के अंतर्गत आया था, यह किस समिति की सिफारिश पर आया था, तो यह अधिनियम आया था रुंडेल समिति की अनुशंसा पर यह आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। आप सभी को 3 अधिनियम तो जरूर पढ़ना है। एक तो मैंने क्या बताया 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। इन्हीं 3 जो है भारत शासन अधिनियम से ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने 1909 का अधिनियम बता दिया अच्छी तरह से। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम। वैसे ये टॉपिक होता है हिस्ट्री का, लेकिन अब आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है पॉलिटी के अंतर्गत। तो ये भी बताना है, क्योंकि यहाँ से आपके माइंड में शब्दों को बैठाना है कि जो है वायसराय का क्या कार्य था, इस समय पर द्वैध शासन, ये सभी इस प्रकार के शब्दों को आपके माइंड में डालना बेहद जरूरी है। और यहाँ से प्रश्न भी बनता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। आपको पता है कि मॉन्टेग्यू कौन थे, तो ये भारत सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय थे। वायसराय का पद छोटा होता था क्योंकि यह जो है ब्रिटिश का एक मतलब सदस्य होता था, लेकिन यह जो है ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य होता था इसका पद बड़ा होता था। इसलिए जो है जिसका पद बड़ा होता था वो पहले होता था, और जो बाद में होता था वो वायसराय होता था, ठीक है। प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो उस समय भी प्रांत, जैसे यहाँ पर आज क्या होता है, एक तो हो जाता है पूरा भारत मिला के क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है। उस समय भी होता था केंद्र, ठीक है। और जो है जो अब इस समय स्टेट बन गए हैं, उस समय उन स्टेट को क्या कहा जाता था, तो प्रांत कहा जाता था, ठीक है। तो ये प्रांत जो है छोटे छोटे भागों में जो बटे थे, इसलिए इन्हें प्रांत कहा जाता था। वर्तमान में यही राज्य बन गए हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ पहली बार कब किया गया था, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ कब किया गया था, तो यह भी किया गया था 1919 के अधिनियम में। तो याद रखेंगे प्रांतों में भी और केंद्र में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ किया गया था, ठीक है। अभी जो है 1935 में क्या हो जाएगा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आप अभी सब देखते रहिए। सिखों में भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रसार हुआ। तो अभी तक देखा था कि 1909 के अधिनियम में क्या होता है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का पुनर्गठन किया गया था। अब क्या करते हैं कि अब मुसलमानों से जब इनके मतलब हाथ काम नहीं आया, तो अब ये जो है क्या करने लगते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में जो है सिख ज़्यादा थे, तो वहाँ पर भी जो है वही नियम लगा दिए कि यहाँ भी जो है सिखों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रसार दे दिया गया, ठीक है। तो फिर अब जो है हिंदुओं को फिर आपस में लड़वाने की साजिश करने लगे। तो सिखों को जो है पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल का प्रसार कब मिला था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। तो भारत में आपके यहाँ से 3 प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपका ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट में आपका भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब किया गया था, तो यह भी किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका हो जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत कौन से कार्य होते हैं, तो इसमें यहीं से जो है इसे आप क्या कहते हैं, इसे भारत का जो है इसे जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में अधिकतर जो है अनुच्छेद, अनुसूची, भाग यहीं से लिए गए हैं। यानी कि 50 से अधिक अनुसूचियां जो है अनुसूची, अनुभाग
और इसके बाद क्या अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं, इसलिए इसे जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं क्या कार्य किया जाता है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग थे। ठीक है, इस अधिनियम से लगभग 50 से अधिक भाग हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। इस कारण से इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई कुछ विषयों पर प्रांतों को कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया कि जो प्रांत यानी जो राज्य थे उसमें जो है कुछ क्षेत्र पर जो है यह अधिकार प्रांतों के लोगों को दिया गया, जो वहाँ के गवर्नर थे उनको यह अधिकार दिया गया कि हाँ कुछ जो है कुछ चीज़ों पर तुम कानून निर्माण कर सकते हो 1935 के अधिनियम में। इसके बाद क्या होता है, केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ हुआ। केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ कब हुआ, तो 1935 के अधिनियम में, जबकि प्रांत में कब हुआ था द्वैध शासन का आरंभ, तो 1909 के अधिनियम में। ये पॉइंट याद रखेंगे, प्रांत में द्वैध शासन कब लगा था, तो 1909 के अधिनियम में, और वहीं केंद्र में कब लगा था, तो केंद्र में लगा था 1935 में। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, प्रांतों में आरंभ हुआ और प्रांतों में इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 में, उसे 1935 में समाप्त कर दिया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया। अब देखते हैं, और इसमें क्या किया गया, तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, यानी कि जो भी शक्तियां महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे थे उनमें जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और सारे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय मतलब होता है फेडरल कोर्ट का जो है निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत देखते हैं तो 1 अक्टूबर 1937 से जो है कार्य प्रारंभ किया गया। तो जो संघीय न्यायालय है इसने अपना पहली बार कार्य कब प्रारंभ किया था, तो 1 अक्टूबर 1937 को। इसके बाद इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, बात मेरी गौर से सुनेंगे कुछ चीज़ों पर, और बाकी तो मैं इधर उधर से बोल देता हूँ तो उस पर ध्यान ना दें। अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अखिल भारतीय संघ का निर्माण जो है किस अधिनियम में किया गया था, तो 1935 में। ठीक है, आप सोचेंगे और खुद से प्रश्न बनाएंगे तभी जो है एग्जाम जो है आसान हो जाएगा क्रैक करने में। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस अधिनियम में किया गया था, तो 1935 में। इसके बाद इसमें क्या होता है, तो 11 उस समय पर जो है 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी था और देसी रियासतें भी थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ जब इसका निर्माण किया गया था तो उस समय जो है भारत में जो है क्या क्या चीज़ें थी, तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी थी और देसी रियासतें भी थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, तो 1947 में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह माउंटबेटन योजना पर आधारित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित है, माउंटबेटन योजना पर आधारित है। इसके तहत जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है भारत को जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान और भारत। तो पाकिस्तान मान लीजिए आपका पूरा भारत हो जाता है, तो इसमें जो है इतना भाग आपका पाकिस्तान बन जाता है और यहाँ से जो है क्या बन जाता है, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो 14 अगस्त को ये बनता है और 14 अगस्त को ये। ठीक है, तो मैं डेट लिख देता हूँ 14 अगस्त। ठीक है, तो ये दोनों जो है कब बन जाते हैं, किस योजना के तहत, तो माउंटबेटन योजना के तहत जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया था और 15 अगस्त को अपना भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, यानी रात 12 बजे से जब 15 तारीख लगती है तो उस समय जो है भारत आज़ाद हो जाता है। अभी इससे क्वेश्चन बनेगा इसलिए मैं इसको पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, तो याद रखेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है भारत में, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। उसके एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में। तो इस हिसाब से देख सकते हैं, तो ये फादर है और इसका बेटा कौन हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है सन, किसका, इंडिया का। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, और आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, आप सभी मुझे कमेंट जरूर करेंगे। और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी जो है एक बार स्टेटस भी लगा लें अगर भाई के लिए थोड़ा सा भी प्यार है और कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको लगेगा कि हाँ ये पॉलिटी का प्रश्न है।
संविधान बनने का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो संविधान बनने का प्रेरणा स्रोत क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपको पता है कि भारत में जो है कितनी बार आंदोलन किया गया था संविधान बनाने के लिए और अपनी आज़ादी के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान बनाने का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद ये क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने इस पर क्यू का मार्क बना दिया है। संविधान का स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता। तो इसमें क्या लिखा गया हमारे संविधान में? हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान का स्रोत क्या है? तो भारतीय जनता है, ठीक है। और इसमें लिखा गया हमारे संविधान में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, किस चीज़ का? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है, जब संविधान निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसके पहले संविधान निर्माण के बारे में जो है किसके मन में विचार आया था, किस संगठन के कारण, मतलब किस संगठन के द्वारा जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए शब्द उठाया गया कि हाँ संविधान बनना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना, ठीक है, उसके पीछे किन किन लोगों ने अपना योगदान निभाया है। तो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में देखते हैं भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। तो स्वराज विधेयक सबसे पहले ही क्या हुआ था? स्वराज विधेयक कब आया था? तो 1995 में। और कौन लेकर आया था? तो बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन कितना तैयार हुआ? 2। स्वराज विधेयक कब आया था? तो 1895 में। कौन लेकर आया था? बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले संविधान निर्माण की बात जो है कहाँ कही गई थी? तो स्वराज अधिनियम में। तो 3 प्रश्न, क्योंकि 3.1, 2, 3। फिर देखते हैं गांधी जी ने क्या कहा था। तो गांधी जी ने अपनी पत्रिका में, इनकी पत्रिका का क्या नाम है? न्यू इंडिया पत्रिका में कहा था, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 2 प्रश्न बन सकता है, क्योंकि गांधी जी की पत्रिका का क्या नाम है? तो न्यू इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या बात कही जाती है? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कहा गया, जब भी संविधान बनेगा देशी रियासतों के प्रति नीति पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे भारत में जो है देशी रियासतें जो है पाई जाती थी, कुछ प्रांत पाए जाते थे। तो सबसे ज़्यादा मतलब मजबूत कंडीशन में कौन थे? तो भारत में जो है देशी रियासतें ही थी। तो इस प्रति कहा गया था कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में जब भी संविधान बनेगा तो देशी रियासतों के प्रति चर्चा की जाएगी, ठीक है, कि इनके प्रति जो है संविधान बनाने में इनका क्या, मतलब इनके लिए संविधान में क्या होना चाहिए, इन्हें जो है विलय करना चाहिए या फिर जो है इन्हें जो है छोटे छोटे जो है किसमें, रियासतों में ही रहने देना है। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था? तो मतलब सबसे पहले जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार कौन लेकर आया था, मतलब किसने लिया था? तो ये संवैधानिक औपचारिक रूप में पूछे तो एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। तो सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार एम.एन. राय द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है आपका 1928 में नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, नेहरू की अध्यक्षता, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो 1928 में अध्यक्षता जो कर रहे थे एम.एन. नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा था? तो नेहरू रिपोर्ट में देखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू ने। तो इसी में जो है नेहरू रिपोर्ट में पहली बार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पहला वास्तविक प्रयास किया गया था। अब आप सभी को जो है थोड़ा सा इसके पीछे मैं कहानी बताना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था? तो 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन होता है। इसके बाद 1928 में जो है भारत आता है बॉम्बे में, तो इसका विरोध किया जाता है, ठीक है, साइमन कमीशन का। तो तो साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस साइमन कमीशन की जो मतलब वो व्यक्ति आ रहे थे, साइमन कमीशन के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आ रहे थे उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। तो जो है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया कि जो है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है और यह जो है हम पर अधिकार अपना जताने आ रहे हैं, तो हम इसे नहीं मानेंगे, और गो बैक का नारा लगाने लगे थे, ठीक है। तो आप सभी को पता है। तो उस समय जो भारत के महत्वपूर्ण पद पे जो ब्रिटिश व्यक्ति मतलब बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि अगर आप लोगों में इतना ही दम है तो आप जो है अपना खुद का संविधान हमें बनाकर दिखा दीजिए। तो उस समय जो है
मोतीलाल नेहरू जी ने उनका जो है ये बोला हुआ शब्द स्वीकार कर लिया, ठीक है, हम जो है अपना संविधान खुद बना लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है और इसी में जो है पहली बार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पहला वास्तविक प्रयास भी किया जाता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति मुझे बोला है कि अपना अगर इतना ही दम है तो अपना संविधान बना लीजिए, तो उसमें हो जाता है कि वास्तविक प्रयास किया गया, ठीक है, संविधान बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत की गई वास्तविकता के आधार पर, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो इसको अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो फर्स्ट एफर्ट इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया था? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के आधार पर यह बात बताई गई है। फिर जो है 1928 के बाद आप सभी को पता है कि 1929 में क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहले क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है, ठीक है, कि अब हमें जो है पूर्ण रूप से अपना स्वतंत्रता चाहिए। फिर क्या होता है? तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि इसी को सेलिब्रेट करने के याद में जो है 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। तो भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था अपना? तो 26 जनवरी 1930 में, ठीक है। आधी रात को जो है 26 जनवरी 1930 के आधी रात को जो है भारत ने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के साथ जो है भारत ने जो है अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस डेट को याद रखेंगे, इस डेट को पूरा नहीं, 1930 को नहीं, ये 26 जनवरी याद रखेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में मैं एक बार फिर से आप सभी को बताने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं, 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। 1931 में क्या होता है? आप सभी को पता है कि कराची अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने करी थी कराची अधिवेशन में, और यहीं पर जो है महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है मौलिक अधिकारों से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। तो पहली बार जो है मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो 1931 में। अधिवेशन पूछे तो कराची का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी। आप हर एक पॉइंट पे एक प्रश्न आपको मिल रहा है, बट जो मतलब ध्यान से देखिएगा, नहीं तो प्रश्न छूट जाएगा, ठीक है। खुद अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको जो है एक पॉइंट पे जो है 1 से 2 प्रश्न मिलेगा। तो 1934 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को अपने आधिकारिक नीति में शामिल किया। तो कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को जो है अपने आधिकारिक नीति में कब शामिल किया था? तो 1934 में। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के गठन की मांग औपचारिक रूप से अपनी नीति में कब शामिल किया गया? किसने शामिल किया था? तो कांग्रेस ने, ठीक है। नेक्स्ट है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। और इसमें जो है भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक संविधान सभा के गठन को मंजूरी दी गई। तो संविधान सभा के गठन को मंजूरी कब दी गई थी? तो 1946 में, जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था। इसके बाद क्या होता है? 1 जुलाई 1946 में जो है प्रांतीय चुनाव हुए। और तो सबसे पहले जो है प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1946 में। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को जो है न्यू दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न आगे है तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के जो है अस्थायी सदस्य कौन बन जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट में अब देखेंगे, यहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखने वाले हैं हर एक पॉइंट को, कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय पर जो है इलेक्शन कमीशन इतना जो है अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा था, तो मतलब बना ही नहीं था, तो कार्य क्या करेगा? तो संविधान सभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। प्रति सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है प्रति सदस्य पर कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई थी? तो 10 लाख जनसंख्या एक सदस्य पर निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389, ठीक है, कितनी थी? तो 389 थी। फिर है कि हैदराबाद एकमात्र रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसने कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा रियासत था जिससे कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है?
आप सभी को पता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। क्यों थी? क्योंकि उस समय पर जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस और जो भारत के और भी क्रांतिकारी मतलब नेता थे जो कांग्रेस में शामिल नहीं थे, उसके बावजूद जो है उनकी संख्या और कांग्रेस की और जो ये मुस्लिम लीग थे, इन सभी की संख्या मिलाकर जो है संविधान सभा के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी हो जाती थी? तो 389 हो जाती थी। ठीक है, अभी ये जो है कम हो जाएगा, अभी देखते हैं, बस थोड़ा देर और देखिए। फिर इसके बाद क्या होता है? आज़ादी के बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 299 रह जाती है। क्यों? मैंने बताया था कि जो है तब इसके बाद क्या हो जाता है कि 1947 को जो है भारत का विभाजन कर दिया जाता है। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे तो वो जो है कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान में अधिकतर तो चले ही जाते हैं। तो जो है 389 से संख्या जो है घटकर कितनी रह जाती है? तो 299 रह जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। तो सब देखिए, ध्यान देंगे, यह भी पूछा गया है और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये नहीं अभी तक पूछा गया है, ये भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें से काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 था। अब एक कथन देख लेते हैं कि फ्रैंक एंटोनी ने क्या कहा था। तो फ्रैंक एंटोनी के अनुसार जो है इन्होंने कहा था कुछ नहीं कहे थे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं सोचा कि कुछ और बात होगा। तो फ्रैंक एंथनी जो है एकमात्र एंग्लो इंडियन मेंबर थे जो संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो एंग्लो इंडियन मेंबर में कौन थे जो पहली बार संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो फ्रैंक एंथनी थे। ठीक है, फिर है कि पीएच मोदी एकमात्र पारसी सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा क्योंकि लाइट भी कम है और इसके बाद थोड़ा सा ये पेन ना डार्क नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो है इस पेन से नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो जो है पीएच मोदी एकमात्र पारसी सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य बने। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जो संविधान सभा की मेंबरशिप ग्रहण करी थी। ठीक है, और इसके बाद जो है एससी के लिए कितनी सीटें थी? मतलब एससी से जो है कितने व्यक्ति थे? तो 26 व्यक्ति थे। और एसटी से कितने व्यक्ति थे? तो 33 व्यक्ति थे। यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा में जो है अस्थायी सदस्य, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति, भारत के पहले गृह मंत्री, ये सब आप खुद से ढूंढेंगे और खुद से ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और प्रश्न भी नहीं पूछता है। अब संविधान सभा में जो है अस्थायी सदस्य कौन थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे जब जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसके बाद जो क्या होता है कि उसी के 2 दिन बाद अस्थायी सदस्य बना दिए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को ये अध्यक्ष बन जाते हैं संविधान सभा के अस्थायी सदस्य। ठीक है, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा का सलाहकार किसे बनाया गया था? तो ये थे बी.एन. राव जी। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। यह जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। कब? 13 दिसंबर 1946 में। अब जो है कमेंट करके बताओगे कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। मैं डेट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, जनवरी 1947 में इसे स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक, आपको डेट बताना है, मैं बता देता हूँ 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। और पेश कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में। इसके बाद क्या होता है कि यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है बाद में क्या बन जाता है? प्रस्तावना बन जाता है, जब इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो बी.एन. राव के द्वारा। और यह कब तैयार किया जाता है? तो संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो अक्टूबर 1947 में। इसमें जो है 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ये बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन हो जाता है, अगर आप सभी के मन में आए तो याद कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसी
प्रारूप पर जो है विचार विमर्श हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, गठन तो ऐसे पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसको तब बता दिया जाता है, ठीक है, कि तुम्हें जो है किसके लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया है। ठीक है, गठन तो पहले ही कर दिया गया था। और कब गठन किया गया था प्रारूप समिति का, तो 29 अगस्त 1947 को जो है गठन कर दिया गया था प्रारूप समिति का। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसे प्रारूप समिति कहते हैं, या इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं। भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ जो है अन्य जो व्यक्ति थे तो उनके नाम है के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एन मित्र, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी वी खेतान, एन गोपाल स्वामी आयंकर। ठीक है, तो ये जो है अन्य व्यक्ति थे, अन्य सदस्य थे किसके, प्रारूप समिति के। हेड कौन थे, तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि बी एन मित्र की और डी बी खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो इनके स्थान पर जो है कौन आ जाते हैं, टी टी कृष्णमाचारी आ जाते हैं। और डी बी खेतान के स्थान पर कौन आ जाते हैं, एन माधव आ जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों से संबंधित जो है प्रश्न पूछ सकता है कि जो है किनके मृत्यु पर जो है प्रारूप समिति में दो नए सदस्य आए थे, तो टी टी कृष्णमाचारी और एन माधव, और किसके स्थान पर आए थे, तो ये भी याद रखना है। अब देखते हैं कि क्या होता है कि जो के एम मुंशी थे और टी टी कृष्णमाचारी थे, ये दोनों जो है कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, तो कि टी टी कृष्णमाचारी और के एम मुंशी ये कौन थे, ये कांग्रेस के सदस्य थे, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखते हैं। इनका निर्वाचन पहले कहाँ से हुआ था, तो पूर्वी बंगाल से हुआ था। आप सभी को पता है कि 1947 के बाद जो है पूर्वी बंगाल कहाँ हो जाता है, यह पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है भारत का कोई भी शासन नहीं रह जाता है, इसलिए जो है इनका निर्वाचन इन्हें कहाँ से करना पड़ा, तो इसके बाद जो है भीमराव अंबेडकर जी को पूना से निर्वाचित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी बंगाल से कौन से भारतीय निर्वाचित हुए थे, तो भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद इनका निर्वाचन कहाँ से किया जाता है, तो पूना से किया जाता है। अब देखते हैं संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां जिनसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, और आप सभी को देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। मैंने बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ ना, तो कमेंट करना प्लीज़ भाई और मेरी प्यारी बहनें। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या हो जाता है, मौलिक अधिकार समिति। इसके हेड कौन थे, तो मौलिक अधिकार समिति के हेड थे भी यानी वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मौलिक अधिकारों की उप समिति भी बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे, तो जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार समिति के हेड थे वल्लभ भाई पटेल, और उसी की एक शाखा थी जिसका क्या नाम था, मौलिक अधिकारों की उप समिति, जिसके हेड बनाए गए थे जेबी कृपलानी जी। इसके बाद झंडा समिति के हेड कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और देशी रियासत समझौता समिति के हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद क्या होता है, संघ संविधान समिति के हेड कौन थे, तो ये थे संघ संविधान समिति के हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी। और संघ शक्ति समिति के हेड कौन थे, तो ये भी थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद हो जाता प्रांतीय संविधान समिति के हेड थे वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक अधिकार समिति के हेड कौन थे, तो यह भी थे वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अब देखते हैं संविधान निर्माण में जो है टोटल कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय टोटल लगा था संविधान के निर्माण में। इसके बाद यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आप सभी को एक डेट दिया था 26 जनवरी का, ठीक है, तो वो याद रखें क्योंकि मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, इसलिए 26 नवंबर 1945 को जो है संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो कब तैयार होता है संविधान, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद मैंने आप सभी को एक डेट दिया था, कौन सा, 26 तो फिर 26 जनवरी का मैंने आप सभी को एक डेट दिया था 26 जनवरी 1950 को जो क्या होता है, तो यह संविधान को जो है पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। लेकिन क्यों लागू किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने इन और सभी भारतीयों ने जो है मिलकर क्या सेलिब्रेट किया था, तो भारत का गणतंत्र दिवस जो है पहली बार सेलिब्रेट किया था। कब, डेट है 26 जनवरी 1930
1930 को जो है पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ जो भी महान क्रांतिकारी नेता थे वो सभी जो है 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार जो है गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए भारत की इस महत्वपूर्ण तारीख को जो है नहीं भुलाना चाहते थे। इसलिए जो है क्या होता है, संविधान जो बन जाता है 26 नवंबर को, लेकिन इसे लागू नहीं करते हैं। और पूर्ण रूप से लागू कब करते हैं, तो यह लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान कब बना था, तो 26 नवंबर 1945 को, और संविधान को लागू कब कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ये आप याद रखेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 26 जनवरी को संविधान का जो है 16 अनुच्छेदों को लागू किया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर को क्या होता है, इस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है। बाकी के सभी अनुच्छेद कब लागू किए जाते हैं, 26 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारा मूल संविधान में जो है, यानी कि मूल संविधान में जब संविधान बना था तो उस समय 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और वर्तमान में जो है यह वर्तमान में भी जो है अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो गया है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन अनुसूची से और अनुभाग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जबकि अनुसूचियों से पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में जो है 395 अनुसूची हैं, लेकिन अब कुछ संशोधन करके जो है बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में कितनी हो गई है, नियर अबाउट जो है 460 प्लस हो गई हैं। और भाग जो है यह भी जो है 22 भाग है, लेकिन ओवरऑल जो है संशोधन करके जो है ये 25 हो गई हैं। तो इससे भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्वेश्चन अगर बनेगा तो इससे अनुसूची से बन सकता है कि वर्तमान में जो है भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद क्या हो जाता है आपका, नोट करके है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखना। संविधान सभा में कुल 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई थी, 114 दिन की चर्चा तथा 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, जिस दिन हस्ताक्षर हुआ था अगर उसको ऐड कर लेंगे तो कुल कितनी बैठकें हुई थी संविधान सभा में, तो 12। अगर जो है हस्ताक्षर का दिन हटा देंगे तो 11 बैठक। तो संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए थे, रीडिंग हुई थी, तो 3 रीडिंग। और कितने दिन चर्चा चली थी, तो 114 दिन। और बैठक कितनी हुई थी, तो 111 दिन। अगर जिस दिन हस्ताक्षर किया गया था, संविधान लागू किया गया था, अगर उसको जोड़ लेंगे तो वो कितनी बैठक हो जाएगी, 12 बैठक। अब यहाँ देखते हैं कि 12वीं बैठक में जो है हस्ताक्षर हुए थे। तो 12वीं बैठक में हस्ताक्षर हुए थे, और कितने हस्ताक्षर किए गए थे, तो 284 हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल सदस्य थे 299। ठीक है, कितने थे, 299। एक क्वेश्चन फिर से पूछ लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बताइए कि जब मुस्लिम लीग भारत में थी, यानी भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय जो है टोटल सदस्य कितने थे, तो आप सभी को बताना है। ठीक है, और कितना था, तो 389 थी। जब जो है मुस्लिम लीग पाकिस्तान चला जाता है तो इसमें से जो कितने सदस्य बच जाते हैं, तो 299 बच जाता है। लेकिन जब 12वीं बैठक हुई थी तो उस समय जो है हस्ताक्षर करने कितने लोग आए थे, तो आए थे या फिर सभी आए थे ये नहीं पता है, लेकिन हस्ताक्षर जो है कितने लोगों ने किया था, तो 284 लोगों ने किया था। बाकी के जो 12-15 लोग बच रहे हैं उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि वो लोग कहाँ चले गए थे, किसी पार्टी में चले गए थे। इसके बाद क्या होता है, इसमें से 284 में से कितनी महिलाओं ने साइन किया था, तो 8 महिलाओं ने भी साइन किया था। और बाकी के कितनी महिला थी, तो टोटल 15 महिला थी। 15 में से 8 महिला ने साइन किया था, और बाकी की महिलाएं कहाँ चली गई थी, वो भी पार्टी में चली गई थी। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है एक कथन, जो मैं वहाँ पे थोड़ा सा आप सभी को बता रहा था, फिर मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, तो वो शब्द, ये वाला शब्द मेरे माइंड में उस समय आ गया था। तो एक नाम है इनका नाम है ग्रेनल नाम है इनका, ग्रेनल ऑस्टिन। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस भारत था। तो ग्रेनल ऑस्टिन ने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस क्या था, भारत था। तो ये भी कथन आप याद रख लेना, वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब आपका मन। नेक्स्ट है, भारत का संविधान बनने में कुल 160 देशों के संविधान से सहयोग लिया गया। तो भारत के संविधान बनने में कुल 60 देशों के संविधान से सहयोग लिया गया है। इसके बाद क्या होता है, इवर जेनिंग्स एक व्यक्ति थे, उनके अनुसार क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। यह कथन किसने कहा था, तो इवर जेनिस ने। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका अभी एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट किया था और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो संविधान के स्रोत कौन कौन से देश से लिए गए हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो संविधान के स्रोत कौन से थे, पहला था
पहला था आपका आंतरिक स्रोत यानी इंटरनल सोर्स, इसके बाद बाह्य स्रोत यानी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो आंतरिक सोर्स के अंतर्गत मैंने क्या बताया था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वही जो है हूबहू जो है उठाकर उसके जितने भी नियम कानून थे वो भारत के जो है संविधान में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ से जो है टोटल जो है सोर्स उठाकर भारत के संविधान में लिख दिया गया। ठीक है, तो इसे 1935 का भारत शासन अधिनियम जो कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता था, तो लघु संविधान भी कहा जाता था। ठीक है, तो आंतरिक स्रोत में हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद बाह्य स्रोत यानी कि जो विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है, क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो बाह्य स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप यह कहाँ से ली गई है, तो यह भी एकल नागरिकता ब्रिटेन से, यानी कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका की तरह हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता है। अमेरिका में आप देख सकते हैं, तो अगर आप अमेरिका के हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अमेरिका का जो है सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यूएसए का सिटीजनशिप आपके पास हो। इसके बाद आप किस प्रांत के हैं, कैलिफोर्निया के, जॉर्जिया के या फिर जो है न्यू जर्सी के, जिस भी प्रांत के हों उसका भी आपको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। तो यानी एक तो यूएसए का, दूसरा उस राज्य का। तो ऐसा हमारे भारत में नहीं है कि आप जो है पहले भारत चले इसके बाद आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इन सभी का सिटीजनशिप ले, ये सब नहीं है। ठीक है, तो एकल नागरिकता हमारे यहाँ पर है। तो यह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। इसके बाद डुअल हाउस यानी द्विसदनीय विधायिका कहाँ से लिया गया है, यह भी ब्रिटेन से। और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से ली गई, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखते हैं यूएसए से क्या लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन, और इसके बाद राष्ट्रपति पर, यह इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो यह भी अमेरिका से ली गई है। और वित्तीय आपातकाल यानी जो आर्टिकल 360 में उल्लेख है, यह भी कहाँ से लिया गया है, तो वित्तीय आपात भी अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है आई थिंक 61 के आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो यह भी यूएसए से। इसके बाद फ्रांस से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे पूछा तो सभी गया है, लेकिन आप ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड से डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यानी जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है, तो उनका जो है क्रियाकलाप कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। तो डीपीएसपी और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। अब कनाडा से क्या क्या लिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो कनाडा से लिया गया है संघवाद की अवधारणा, शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा और अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत। ये जो है 3 चीज़ें कनाडा से ले ली गई हैं, और भी चीज़ें ली गई हैं भी बताते हैं। तो संघवाद की अवधारणा, शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा, अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत। एकात्मकता की अवधारणा यानी कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो यह भी कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय की सलाहकार शक्ति, तो उच्चतम न्यायालय की सलाहकार शक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और इसके बाद प्रस्तावना का विचार, ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आप प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जबकि विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मैं वहाँ भी लिख सकता था लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने दोनों को एक ही जगह पर लिखा है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक की अवधारणा यानी कि जो आर्टिकल 108 में किया जाता है के अनुसार संयुक्त बैठकें होती हैं, तो वह कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे साउथ अफ्रीका से। सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से।
इसके बाद आपका हो जाता है रसिया से लिया गया मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, ये कहाँ से ली गई है, तो यह रसिया यानी रूस से ली गई है। जबकि जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है। और जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल का उपबंध, ठीक है, यानी इमरजेंसी शक्तियां कहाँ से ली गई है, तो यह जर्मनी से ली गई है। तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा संविधान कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान की विशेषताएं, लेकिन ये कल पढ़ेंगे क्योंकि अब हम जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी तो आप देखेंगे भी नहीं। और जो है जितने सारे बता दिए इनमें हर एक पॉइंट पर आप सभी को एक प्रश्न अच्छी तरह से मिलेगा। और अगर इतना याद कर लेंगे तो प्रश्न जो है एग्जाम में आप सभी खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। अब आप सभी को एक बार दिखा दें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा है, संवैधानिक विकास, इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब हमें सिर्फ पढ़ना है संविधान की विशेषताएं, ठीक है। तो अब देखिए कि जो है 3 पार्ट में हम पूरा इतना यानी कि संविधान की ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। पहले पार्ट में पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, थोड़ा सा काम होने के कारण मैं चला गया था, नहीं तो चार्टर एक्ट भी समाप्त कर देता, ठीक है। और दूसरे में क्या पढ़ा, चार्टर जो है चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखा, और संविधान का विकास किस तरह से होता है, संवैधानिक विकास, ये भी पढ़ा। सिर्फ एक पार्ट मतलब तीसरा पार्ट छूट रहा है, ये हम कल की वीडियो में पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे इसके बाद भी जो है नेक्स्ट पार्ट का मतलब नेक्स्ट जो लेवल है पार्ट है उसको भी ऐड कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगे मेरा प्रयास, अगर आप सभी को इसका नोट भी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक बार इसको देखेंगे और वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टेटस पे कहीं भी जिस ग्रुप में हो तो शेयर कमेंट लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।